अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मंसूर जफर। 8 फरवरी 2024 को होने वाले कौमी इंतखाबात का फैसला अब तक ना हो सका। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा ने इस्तीफा दे दिया और क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। सोशल मीडिया का और ओवरसीज पाकिस्तानी इतना प्रेशर था कि मैंने आज सुबह की नमाज के बाद एक दफा मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैंने क्यों ना ये सारी चीजें अवाम के पास रखूं, मैं खुद क्यों हराम की मौत मरूं और मैं ये सारी चीजें अवाम के सामने क्यों ना रखूं। मैं इस क्रम में से गुजर रहा हूं। मेरी तमाम ब्यूरोक्रेसी से गुजारिश है कि आपने इन सियासी लोगों के लिए जो मुख्तलिफ शेरवानियां सवा के मिनिस्टर बनने को फिर रहे हैं, इनके लिए कोई गलत काम न करें। 70-80 हजार की लीड से जीत रहे थे, हमने उनको हरवाया है और उनके ऊपर जाली मोहरें लगा के सबको हरवाया। कमिश्नर साहब, जब जाली मोहरें लग रही थी उस वक्त आपने किसी से कहा कि ये सब कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है, इसको रोका जाए? देखिए, मैं ये सारी इस गलत कारी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा हूँ और साथ आपको बता रहा हूँ कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो चीफ जस्टिस है, वो भी इस काम में पूरे शरीक। किसके कहने में सब कुछ होता रहा? ये इतना सब कुछ जो हुआ आखिर किसके कहने में होता रहा? क्यों प्रेशर में थे? किसने ऐसा किया? मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। मेरे बाप दादा भी अंग्रेजों के खिलाफ और सिखों के खिलाफ जंगें करते रहे हैं, लड़ते रहे हैं ये मुल्क बनाने के लिए। अब मैं इस मुल्क को तोड़ने का हिस्सा नहीं बन सकता। कमिश्नर साहब, आपने रावलपिंडी की बहुत बड़ी खिदमत की है, आपने बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट में 24 घंटे काम किया है। ये बताइएगा कि आपको कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमीशन दबाव में ला रहा था कि ये करें सारे काम, लोग जीतों को आपने हराया, आपको नींद कैसे आती रही, किस तरह आपका ज़मीर जाग गया? देखिए, मैंने रावलपिंडी के लिए 14-14, 16-16 घंटे काम किया है। मैंने यहाँ रिंग रोड बनाया है, ददोचा डैम बनाया है, होली फैमिली हॉस्पिटल बनाया है, जिमखाना बनाया है, मैंने लारी अड्डे बनाए हैं, मजदूरों के लिए सेंटर बनाए हैं, मंशियात के अड्डे सेंटर बनाए हैं। सब कुछ मैं अपने मुल्क की बेहतरी के लिए करता रहूं, लेकिन आखिर पे मैंने जो इस मुल्क के पेट में छुरा घोंपा है, मुझे वो सोने नहीं देता। मैं ये सुकून की मौत मरना चाहता हूँ। मैं जो मैंने जुल्म किया है, मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए और बाकी भी इस जुल्म में जो लोग शामिल हैं, पुलिस भी शामिल है? उनके नाम बताएंगे जो लोग आपके साथ यहाँ पर थे? कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जाम के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का क्या कहना था, जरा सुनिए। बताएं कि जी इलेक्शन मैनिपुलेट हुए हैं। अच्छा। और उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस पाकिस्तान का बड़ा किरदार है। अच्छा, मेरा किरदार में एक हद तक तो है कि इलेक्शन करवाने में, अगर आप समझते हैं, अगर कोई इलेक्शन नहीं चाह रहा था तो दूसरी बात है। इलेक्शन तो करवाए ना, वो तो सुप्रीम आपने कोर्ट के हुक्म पे वो। नहीं, हमने हुक्म नहीं दिया था। मैं वाजे कर दूं, आप लोग बार बार ये कहते हैं हमारे हुक्म पे। हमने दोनों जो थे आईनी ओहदेदार सदर पाकिस्तान है और दूसरे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो भी आईनी बॉडी है, तो उनमें आपस में बहस चल रही थी कि तारीख कौन देगा। तो हमने ये कहा कि आप जाके फ़ौरन बैठिए और इसका तस्फिया कीजिए और तयन कीजिए तारीख क्या होगी, हमें आगे बता दीजिए। ये हमने किया कि 12 दिन में वो केस निपटा दिया कि इलेक्शन हो पाएँ, कि ये भाई पारी वो दें, मैं दूं। अब इसी बहस में हमारे मुल्क को तो इलेक्शन चाहिए थे, तो वो वहाँ तक तो था। तो किस किस्म का एलिगेशन? सर, वो दोनों जो कॉन्स्टिट्यूशनल अहदेदार थे, यानी आप और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन पे आज कमिश्नर रावलपिंडी मुस्ताफ़ी भी हुए हैं और उन्होंने कहा जी कि रावलपिंडी डिवीज़न की जो सीटें हैं वो रिग्ड हुई हैं और उसमें आपका नाम और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम लिया गया। तो मेरा क्या ताल्लुक है इलेक्शन से? ये उन्होंने नहीं बताया, बस सिर्फ आपका नाम कि ये दोनों जो अहदेदार हैं ये मुलविस हैं। वाकई कौन साहब हैं? ये लियाकत चट्ठा साहब हैं, कमिश्नर रावलपिंडी, और अभी उन्होंने इस्तीफ़ा भी दिया। अगर उनके पास कोई सबूत है, पहली बात तो चीफ जस्टिस ना सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन से कोई ताल्लुक़ होता है। आइन में मेरे ख्याल में आठवां आइन का जो हिस्सा है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के मुताबिक है। इलेक्शन करवाना उनकी ज़िम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। हमारे पास तो कभी कभी इलेक्शन पिटिशन्स आती हैं, उनका हम फैसला करते रहते हैं। कभी कि मुझे अभी भी बहुत सारी की कि जी मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया, या उसका मुखालिफ आता है कि इसको लड़ने ना दिया जाए। ऐसे इलेक्शन के केसेस तो हमने काफ़ी किए, ना सिर्फ मैंने बल्कि हमारे कोलीग्स ने भी। बेंचेस लगी थी और ये हमने हुक्म दिया था कि जल्द से जल्द जितने इलेक्शन के मैटर्स हैं जल्द से जल्द लगाओ, और सारे हमने निपटा लिए जहाँ तक मुझे पता है। कि रोज़ाना इतने फाइलिंग होती है, पता भी नहीं होता। सर, एक और आखिरी सवाल, जिस तरह बातचीत चल रही है, मंडे को एक केस भी लगा हुआ है कि इंतखाबात में धांधली के हवाले से, और वो आपकी अदालत में ही लगा हुआ है,
تو جیسے آج یہ الزامات آئے ہیں تو کیا چیف کمشنر جو اب مستعفی ہو چکے ہیں انہیں بلا کر شواہد مانگے جائیں گے؟ یہ پہلی بات تو میں جو کیس لگے ہوئے ان کے متعلق میں بات نہیں کرتا ہوں. جو کیس فیصلے ہو جاتے ہیں وہ پھر پبلک پراپرٹی بن جاتی ہے, اس پہ آپ بھی رائے دے سکتے ہیں, کوئی بھی رائے دینے کا حق ہے. اگر کوئی کیس آپ بتا رہے ہیں کہ لگا ہوا ہے پیر کو تو آپ آ کے سن لیجئے گا کیا ہوتا ہے اس میں, مجھے نہیں پتا. میں تو ابھی تو میں دوسرے کام کر رہا تھا, ابھی میں لکھ رہا تھا وہ 62(1)(f) کا جو فیصلہ تھا جس پہ ہم نے شارٹ آرڈر تو ایشو کر دیا تھا, تو ڈیٹیل ریزنز کے لیے آ جایا ہوا تھا, مگر کیونکہ یہ ادھر کام ہو رہا ہے ان کو ذرا میں دیکھ رہا ہوں کہ ٹھیک جلدی ہو جائے, کیونکہ کوشش کر رہے تھے کہ جیسے ان نے بتایا 23 مارچ ایک بہت ہی سگنیفیکنٹ دن ہے پاکستان کی تاریخ میں, تو کوشش یہی رہتی ہے کہ کام ہم کریں جلدی سے جلدی. تو ایڈوکیٹ کلیم جاوید کا چیف جسٹس کے خلاف کیا کہنا تھا, دیکھیے اس رپورٹ میں. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, تمہیں کس قانون نے یہ اختیار دیا ہے کہ تم چیف جسٹس ہوتے ہوئے اپنی صفائیاں میڈیا پہ آ کے بیان جاری کر کے دو؟ کورٹ میں بیٹھ کے تم کہتے ہو کہ میں کہیں پر نہ ٹی وی دیکھتا ہوں نہ میڈیا دیکھتا ہوں, تم نے 2 منٹ کے اندر آ کے میڈیا کو بیان جاری کیا ہے. میں تمہارے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس فائل کرنے جا رہا ہوں. کس قانون کے تحت تم میڈیا کو انٹرویو دے رہے ہو؟ اب اپنے ریفرنس کا سامنا تم سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر خود کرو گے. دیکھتے رہیں CCN نیوز اسلام آباد.